नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं। जैसे जैसे चुनावी दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे गतिविधियां तेज होती चली जा रही है। आज एक अहम मुद्दे पर आपके साथ जुड़े हैं। अपने कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बाबा। बता दें कि बाबा तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, हर खबरों से आपको रूबरू कराते हैं और आपसे जितना हो सके कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीज़ों को बारीकी से समझ सकें, बिहार की राजनीतिक में इच्छा शक्ति से अपने प्रवेश कर सकें। तो आज का जो अहम मुद्दा है वो ये है कि एक समय में राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे दो व्यक्ति की मित्रता जो काफ़ी ज़्यादा करीब मित्र के तौर पे मानी जाती थी, आज कहीं ना कहीं दूर मित्र के तौर पे मानी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। बता दें कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान के जगह पे नीतीश कुमार ने एक ऐसे विकल्प को लाकर बिहार में खड़ा कर दिया है कि अगर इस चीज़ की चर्चाएं तेज होती है तो हो सकता है कि बिहार की राजनीतिक में भूचाल मच जाए। क्योंकि जो सीट शेयरिंग की अगर हम बात कर लें तो रामविलास पासवान नीतीश कुमार से लगातार जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी बातों पे अडिग हैं कि अब किसी तरह की कोई ऐसी समझौता नहीं होगी। तो जो मुद्दा है हमारा वही मुद्दा है कि आखिर विकल्प के तौर पे नीतीश कुमार के जहन में कौन ऐसा व्यक्ति आया कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान को बैक फुट पर लाने को तैयार हो गए। बाबा, क्या ऐसा मतलब हाथ लग गया? कौन ऐसे व्यक्ति का चेहरा सामने आ गया कि अब किसी तरह से रामविलास पासवान और चिराग पासवान का कोई वैल्यू नहीं रह गया, मतलब तवज्जो नहीं दे रहे हैं राजनीतिक में? संकल्प और विकल्प ये दो ऐसे शब्द हैं जो राजनीति में बहुत ज़्यादा मायने करते हैं और ख़ास करके जब आप बहस कर रहे हो, बहुत ज़रूरी हो, तो इन सब बातों का ज़्यादा महत्व हो जाता है। और इसी महत्व को देखते हुए आज हम जो बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है मैं उसमें हम लगातार इस बात का जनता से कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि आखिर वो चुनाव देने जाएंगे तो उनके पास विकल्प क्या होगा और वो संकल्प क्या लेकर के जाएंगे कि उस विकल्प को पूरा हो जाए। आपने देखा होगा कि लगातार विकल्प की तलाश करते करते 15 साल हो गए। 70 साल विकल्प तलाश करने में हमारे देश को लगा। कांग्रेस का विकल्प नहीं मिल रहा था। विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं एक बेहतर ढंग से अपने आप को प्रमोट करने के लिए पटल पे लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी सामने आई, तो कई विकल्प खुल गए। विकल्प में नीतीश कुमार का भी नाम आने लगा। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह का नाम आने लगा। कई प्रधानमंत्री के दावेदारों के नाम सामने आने लगे थे। तो राजनीति में और लोकतंत्र में विकल्प बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ जनता को संकल्प भी रखना पड़ेगा। अब हम बात करें बिहार की। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार अपने आप को तराजू पे रख करके वजन कर रहा है कि हम क्या खोए और क्या पाए। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, अच्छा और बुरा दो कैटेगरी होती है, बीच का कोई कैटेगरी नहीं है। यदि आप कोई काम करते हैं तो या तो अच्छा करेंगे या फिर आप बुरा करेंगे। स्थिति यह है कि अब नीतीश कुमार को 15 साल के उनके कार्यों को आकलन किया जा रहा है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के राबड़ी के शासनकाल से। लालू राबड़ी का शासनकाल जो था उससे तुलना नीतीश कुमार की जा रही है और यही एक मुद्दा ही रह गया। बिल्कुल, दूसरा ऐसा कोई चेहरा ही नहीं कि जिससे इसको नीतीश कुमार को जोड़ के देखा जाए। बिल्कुल धीरज, इसके साथ साथ इन दोनों कड़ियों में एक नाम बहुत कॉमन था, वो था रामविलास पासवान का। आप 15 साल के इनके शासन को देखें, लालू प्रसाद के, तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की उसमें भूमिका रही है, चाहे केंद्र में रही हो या राज्य में रही हो, उनकी भूमिका रही है। अगर नीतीश कुमार के शासन का भी देखें तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है। अब स्थिति यह है कि 2020 के चुनाव हैं और महत्वाकांक्षाएं आप जानते ही हैं। वैसे भी मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। मौसम का मिजाज बिल्कुल, मौसम का मिजाज बहुत पहले पकड़ लेते हैं और इस बार तो उनको सबसे पहले जरूरत है अपने बेटा को राजनीति में मजबूती से स्थापित करने का। केंद्र में रामविलास पासवान को एक बड़ा मंत्रालय मिले, ये जरूरी था, इसलिए चिराग को मंत्रालय नहीं दिया गया। आप समझिएगा इस बात को बहुत बारीकी से। बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। चूंकि लगातार हम जब चर्चाएं कर रहे हैं तो बिहार की जनता इतनी ज़्यादा जागरूक और अवेयर है बिहार की राजनीति और बिहार के राजनेताओं को पढ़ने में कि हम आप उसमें पिछड़ जा रहे हैं।
बिहार की जनता को यह बात पता था कि रामविलास पासवान ने खुद को मंत्रिमंडल में क्यों शामिल कराया। खुद को मंत्रिमंडल में शामिल कराने का मतलब था कि रामविलास पासवान को बड़ा पद मिलेगा। अगर चिराग पासवान उस जगह पर जाते तो उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से उन्हें राज्य मंत्री या किसी छोटे मंत्रालय में शामिल किया जाता है। इसलिए रामविलास पासवान ने खुद को इस उम्र और इस अस्वस्थता के बावजूद खुद को उसके लिए तैयार रखा। अब रामविलास पासवान की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो है कि लालू प्रसाद की तरह अपने सुपुत्र को भी बिहार की राजनीति में कैसे पैवस्त कर दें। अच्छा। कि जिस तरह से वो पिछले 8 दशक से, या फिर कहा जाए कि माफ़ कीजिएगा 8 दशक मैं बोल रहा हूँ, पिछले 6 दशक से लगातार वो 8 बार विभिन्न मंत्रालयों में शामिल रहे, चाहे किसकी भी सरकार रही हो, यूपी हो, एनडीए हो, किसी की सरकार रही हो, लेकिन उसमें शामिल रहे। जिस तरीके से वो शामिल रहे हैं, जिस तरीके से उनका राजनीति पे कब्जा रहा है, ऐसे में उनको पहले ही आभास हो गया है कि अगर वो अपने बेटे को सही प्लेटफॉर्म पे इसीलिए तो उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। और आप समझते हैं कि बांस के पास ही बांस जमता है, तो बांस के पास बांस जमता है, तो घर से ही राजनीति की शुरुआत हुई। आप देखे होंगे कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने अपने पुत्र को भले ही 2 साल के लिए रहा हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने के लिए जो भी युक्ति लगाई हो या जैसे भी बैठाया हो, आज मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में तेजस्वी यादव एक बड़ा थ्रेट बने हुए हैं सबके लिए। ये तो बात अलग हो गई। लेकिन अब बात करते हैं हम बिहार में और नीतीश कुमार के विकल्प और संकल्प की। तो नीतीश कुमार को ये बातें, आप 2017 का चुनाव देख लीजिए। 2017 के चुनाव में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की जोड़ी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को, जो कि पूरी तरह से यह अपने आप में डिटरमाइंड थी कि वो इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, उसे अधिक से अधिक सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए केंद्र में, उसके बावजूद इन लोगों ने झुकाया और 50-50 के सीट शेयरिंग पर और 6 सीटें प्लस 1 राज्यसभा मजबूर किया देने के लिए। लेकिन वही स्थिति अब बिहार चुनाव में नहीं नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ, परिणाम आए, सरकार का गठन हुआ केंद्र में मोदी पार्ट 2 का, और नीतीश कुमार का गुस्सा शुरू हो गया था। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, बिहार में आए, उन्होंने सीधे तौर पे अपने पार्टी के लोगों को मंत्रालय में जगह दिया और ये केंद्र को कम कर दिया। ये खुल गया बात कि कहीं ना कहीं गुस्से में है। और इसके पीछे रामविलास पासवान भी कहीं ना कहीं थे, क्योंकि नीतीश कुमार मंत्रालय 3 मांग रहे थे, उन्हें 2 मिल रहा था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और रामविलास पासवान को चाह रहे थे कि वो दबाव बनाएं, लेकिन रामविलास पासवान ने उस पर एक भी बात नहीं की। अब इन सब बातों को लेकर के रामविलास पासवान की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ी, और बीजेपी के, जैसा कि नीतीश को लग रहा है, उनकी पार्टी के लोगों का भीतर ही भीतर कहना है, अंडर द रिकॉर्ड की बात करें तो लोगों का कहना यह है कि रामविलास पासवान कहीं ना कहीं गाइड हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और नीतीश कुमार पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उनके तरफ से, वो पूरी तरह से प्लान्ड है कि नीतीश कुमार पर दबाव बने और उनसे अधिक सीटें ले सके। इसमें बहुत सारी बातें हैं धीरज, हमने चर्चा किया था, आपको याद होगा रातों रात में एमएलसी के सीट के बारे में, उसमें भी 12 सीटों में से 2 सीट पर दावेदारी कहीं ना कहीं एलजेपी कर रही है, और इसे ही यही कारण है कि दबाव बना रही है। तो अब होने क्या जा रहा है? अब इसके बाद जो हम जो जिस बात विषय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं कि रामविलास पासवान खुद को दलित का नेता मानते हैं, और कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि सभी को एक साथ आना चाहिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने उनके पीछे अपने मजबूत स्तंभों को कई ऐसे पिलर गाड़ दिए हैं कि जिससे निकलना, उनमें सिर्फ कांटा वाला तार जो घेरना बाकी है, रास्ता भी कहीं नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिससे वो निकल करके बाहर आए, कूद भी नहीं सकते इस उम्र में, इसलिए वो पिलर तो गाड़ दिए हैं, अब कांटा वाला तार चारों तरफ से बिछा रहे हैं, और कहीं कोई दरवाजा नहीं छोड़ रहे हैं कि उसी में डंप हो जाए रामविलास पासवान और तेजस्वी, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान। अब उसके लिए उन्होंने अपने दल के तरफ से अगुवाई करते हुए दलित वर्ग को, SC/ST को उन्होंने एकजुट करने का प्रयास किया है, और इसकी कवायतें चल रही हैं। आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार बैठकों का दौर जारी है, 9वीं अनुसूची में शामिल करने का पूरा प्रक्रिया चल रहा है, जिससे आरजेडी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आरजेडी पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि उसमें उस पूरी मीटिंग में शामिल नहीं हो रही है। जीतन राम मांझी वो विकल्प बनकर के सामने आ रहे हैं, और जिसे लाने का श्रेय दिया गया है श्याम रजक को। श्याम रजक जीतन राम मांझी को लेकर के आ रहे हैं, और ये आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो दलितों के SC/ST के नेता हैं। क्या लगता है बाबा, ये संभव है कि जीतन राम मांझी को लाया जा सकता है? बिल्कुल धीरज, आप समझ लीजिए कि लोहा से लोहा कटता है
इस बात को आप मान के चलिए। तो फिर महागठबंधन से जीतन राम मांझी को निकलना जीतन राम मांझी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप उसे उन्हें महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन का नहीं कह सकते हैं। आप एक सिंपल सी चीज बताइए कि आपने देखा होगा कि जितनी बार भी SC/ST की बैठक हुई है उसमें आपने RJD को अलग देखा होगा। श्री चंद्र राम से आपकी बातचीत भी हुई थी और आपने देखा होगा श्री चंद्र राम की बात कर लें, अनिल साधु की बात कर लें, जो भी SC/ST से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे नेता बिल्कुल अलग हैं उस पूरी टुकड़ी से। हालांकि कांग्रेस उसमें है, कांग्रेस के नेता उसमें काम कर रहे हैं, एक अलग विकल्प की बातें चल रही है। हो सकता है आने वाली बिहार के राजनीति में जो तीसरे विकल्प की हम बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और RJD से अलग एक तीसरा विकल्प बनकर के सामने उभर जाए चुनाव आते आते, तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार रामविलास पासवान कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार रामविलास पासवान के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि चिराग पासवान को स्थापित करने की रामविलास पासवान पिता हैं, मतलब तो उनकी कवायद तो चल रही है। हाँ, इस दाव पेच के बीच मतलब इस बार जो चुनाव होने जा रहा है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल दिलचस्प चुनाव होगा और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाने का समय रामविलास पासवान का होगा। और इस बार उनका जो पूर्वानुमान है, जो उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, उनके मौसम विज्ञान में कहीं ना कहीं चूंकि मौसम बदला है, लॉकडाउन के कारण देखे होंगे प्रकृति में भी बहुत सारा चेंजेस आया है, तो हो सकता है कि उनको भी लॉकडाउन में रहने के चलते हो सकता है उनमें भी कोई परिवर्तन हुआ, कुछ नया क्योर हुआ हो जो प्रदूषण से रहित हो गया हो, और हो सकता है उनके जो सूंघने की शक्ति है, जो पूर्वानुमान की शक्ति है, उसमें कुछ कमी आए। उनके पास कोई विकल्प बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ ऐसा विकल्प। रामविलास पासवान को इतना जल्दी आप गिरा तो सकते नहीं हैं, हाँ, एकदम, क्योंकि बड़े नेता हैं। लेकिन जो विकल्प और संकल्प की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़े सोशल इंजीनियर माने जाते हैं बिहार की राजनीति में। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में मैं कह रहा हूं कि बड़े सोशल इंजीनियर माने जाते हैं, और इस इंजीनियरिंग में अगर उनका नट बोल्ट टाइट करने का जो आंकड़ा है, जितना वो जानते हैं कि इंजीनियर होने के नाते वो ये जानते हैं कि कितना नट टाइट करने पर एक्यूरेट इंजन आवाज करेगा, सही चलेगा, तो ये समझा जाए कि नीतीश कुमार से समझौता करने के अलावा रामविलास पासवान के पास कुछ चारा नहीं है। बिल्कुल। अब तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के समय बहुत कुछ बातें सामने निकल करके आएगी, लेकिन उससे पहले हम जो रातों रात में दिखा रहे हैं और रातों रात में हम जो नया एपिसोड लेकर के आएंगे जिसमें हम ये चर्चाएं करेंगे कि MLC चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जिसकी हमने वादा भी किया था, याद होगा आपके साथ हमने वादा किया था। वो भी एपिसोड बहुत ही ज्यादा आप सभी के देखने लायक है, लेकिन बहुत जरूरी है, हम आपको यही विराम देते हैं, लेकिन एक सोच देकर के जा रहे हैं कि आप बताइए कि क्या चिराग पासवान जो अपने पूरे परिवार को राजनीति और लोकतंत्र की इस धारा में, हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि उनके विरोधी कहते हैं कि अपने पूरे परिवार को राजनीति में स्थापित कर दिए, किसी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, क्या उन्हें आप दलित नेता मानते हैं, या फिर जो नीतीश कुमार इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि श्याम रजक और जीतन राम मांझी जैसे नेता, अशोक राम जैसे नेता दलितों के वास्तविक चिंतक हैं, अशोक चौधरी जैसे नेता दलितों के वास्तविक चिंतक हैं, जो नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को एक बड़ा जिम्मेवारी दिया है और उनके बगल के पंचरत्नों में उनका नंबर पहला, दूसरा, तीसरा में आप जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान के लिए वो कुर्सी जो नीतीश कुमार के बगल में होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा संशय नजर आ रहा है। बाबा एक से हमारा भी दर्शकों से सवाल है कि जिस तरीके से शुभचिंतक और चिंतक की बात हो रही है वो तो बिहार में है ही, लेकिन जातिवाद और परिवारवाद ये भी चरम पर है। आज के डेट में कोई ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है जिसमें जातिवाद से नहीं देखा जा रहा है। अब बात रही रामविलास पासवान की, तो ये दलितों के नेता माने जाते हैं, अपने जाति के नेता माने जाते हैं, और कहना है इनका कि हर तरह से ये गरीबों को जो है सपोर्ट करते आए हैं, मदद करते आए हैं। यहाँ थोड़ा संशोधन हम करेंगे धीरज। एक एपिसोड आज ही आने वाला है जो पंचनामा में आप जरूर देखिएगा, किस तरह से रामविलास पासवान की धज्जी उड़ाई है उन्हीं के अपने परिवार के एक सदस्य ने। हम आपको दिखाएंगे वो जरूर, क्योंकि एपिसोड आपका देखना बहुत ज़रूरी है। रामविलास पासवान ने अपने इन 5-6 दशकों के राजनीतिक कैरियर में क्या किया है अपने समाज के लिए, बिहार के लिए और इस देश के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें खुल करके आ जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एपिसोड आपके लिए, क्योंकि हम आपका ध्यान रखते हैं और आपसे जुड़ी हर बातों को आप तक पहुंचाने का एक जिम्मेवारी हम अपनी समझते हैं। मतलब बिहार की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है हमारा कार्यक्रम है, उसको देखते रहें और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।